हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही है ना, जबरदस्त चल रही है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान का टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और बीच बीच में कुछ सब्जेक्टिव भी बताएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, और इस प्रकार से अगर आप वीडियो चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर दो। जी हाँ, चलिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही शानदार होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, ये परीक्षा प्रश्न जो है परीक्षा में छपने की प्रबल संभावना है, जो भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से हम प्रश्नों को देखते हैं, ज्यादा आप लोगों का वक्त को खराब ना करते हुए। पहला प्रश्न स्क्रीन में आ चुका है। अरे भैया, पहला प्रश्न कहां गया। अरे पहला प्रश्न तो सर यही था, इसको अभी कर दे टाटा बाय बाय। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही। देखिए इस प्रकार से एक प्रश्न तो छपना तय है एग्जाम में, ये तो लिख के ले लो। कौन सी अभिक्रिया रहेगा, एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीबी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन रहा है, और क्या कर रहा है, कॉपर को मार के फेंक दे रहा है और उसका Cl2 ले रहा है। यानी क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा है क्या, सीयू को विस्थापित कर दे रहा है, और विस्थापित कर रहा है यानी भैया विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर बेटा, एन होगा, ठीक है, Cn। तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये CnH2n+2 अगर बोले तो ये बेटा होता है एल्केन का सूत्र। क्या, एल्केन का। आपको एल्केन, एल्कीन या एल्काइन दो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कोई एक जरूर पूछ सकता है। एल्कीन का याद रखना होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है बेटा CnH2n-2 ये होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूं। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन की हेक्साक्लोरोइथेन। तो इसका जो सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का, ये होता है CHCl3। ठीक है, तो मोनोडाई ट्राई, यानी कह सकते हो भाई ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाए। क्या हो जाए, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है, तो याद रखिए CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका, क्लोरोफॉर्म का। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, मेरा बाल खराब है पर उस पर मत जाइएगा, क्योंकि विकास सर का हीरो नहीं है, एक शिक्षक है। ठीक है, तो बाल खराब हो तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, हीरो लोग का बाल अच्छा होता है ना। आगे देखो, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। इथेन, तो आपको इथेन का सूत्र पता होना चाहिए। तो बेटा इथेन का सूत्र होता है मैं बता दे रहा हूं, C2H6 होता है ना, ये इथेन का सूत्र होता है। 2 कार्बन है। इथेन को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, संरचना सूत्र 1 2 हो गया, इधर 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 हर जगह क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ये बेटा इसका संरचना सूत्र हो सकता है, हो गया। आप बॉन्ड की संख्या गिन लो, आप बंधनों की संख्या गिन लो, कितना बंधन हो गया भैया, 1 बंधन, 2 3 4 5 6 बंधन। यानी कह सकते हैं कि इथेन में सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बेटा 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। यहां पर मैं इथेन लिखा हूं ना, एग्जाम में कुछ हो पूछ सकता है, कुछ हो मतलब कुछ हो पूछ सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखता हूं मैं आप लोगों को। बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बता दें, जी हां, आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का स्पेशल क्रैश कोर्स आ चुका है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सारा विषय पढ़ाया जा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं इसमें, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, और भी मात्र 299 में। हजारों बच्चे पढ़ के टॉपर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, अगर इच्छा है तो जुड़ सकते हो, अगर अच्छा रिजल्ट करना है तो जरूर जुड़ सकते हो, वरना पढ़ो अच्छे से, कहीं भी पढ़ो बट पढ़ो। ठीक है, और अगर दिक्कत हो रही है तो जरूर इसमें जुड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे प्रश्न आप लोगों को बताते हैं, सिंपल सिंपल बहुत क्वेश्चन है, ये सब तो हम लोग एप्लीकेशन में हो ही रहा है। ठीक है, चलो क्या देखते हैं, इथेन वाला हो गया। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरा आबंध होता है क्या कहलाते हैं। दोहरा आबंध यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलेंगे। तो बेटा जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना, उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिर्फ डबल बॉन्ड ही नहीं, अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी दिखे ना बेटा, तो वो भी असंतृप्त ही कहलाएगा। तो बोले सर संतृप्त क्या होता है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल आबंध होता है बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण तो सर नहीं होता, ये तो समान प्रतिबिंब बनाता है। अरे समतल दर्पण मतलब वही दर्पण जिसमें अपना चेहरा देखते हो,
अवतल दर्पण सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं ना बेटा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। पता है ना, एक ही कंडीशन में बड़ा बनता है, और वो कौन सा कंडीशन होता है? जब वस्तु को हम लोग P और F यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, चलो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के आपको पता है 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात करो बेटा, या फिर अपवर्तन की, दोनों के दो दो नियम होते हैं। और ये देखो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पूछने वाला, और पूछा गया सवाल, मानव वृषण के कोई 2 कार्य लिखिए। तो सिंपल सा 2 काम होता है मानव वृषण का। ठीक है, बता दूं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले, वृषण नर में पाया जाता है, और वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी पुरुष में जो नर जनन कोशिका होता है ना, शुक्राणु, आपको पता है, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, होता है। शुक्राणु होता है नर जनन कोशिका, ये नर में होता है, पुरुषों में होता है। और मादा यानी लड़कियों में क्या होता है? अंडाणु बनता है। ठीक है ना, तो ये नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है इसमें। कहां पर बेटा? तो वृषण में। मनुष्य में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी जो हम लोग का दाढ़ी मूछ निकलता है, हम लोग का आवाज में भारीपन आता है, ये जो होता है बेटा, दाढ़ी निकलना और बाकी जितने सारे चेंजेस होता है लड़कों में, वो तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, ये इसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। क्योंकि ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अगर लड़कियों में पाया जाने लगा तो लड़कियां भी मोटा आवाज में बोलेगी, लड़कियों के भी दाढ़ी मूछ आ जाएंगे, जो कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगला, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? यानी माथा में ठक्कर वक्कर लग गया, आप जा रहे हो किसी एकदम बजड़ा गए माथा में, लेकिन आपका कुछ हो नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों सर? तो देखो, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित है। मस्तिष्क क्या? हम लोग का जो ये पूरा है ना, एक हड्डियों का बॉक्स है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, जिसे क्या कहते हैं? खोपड़ी। बोलता है ना, मार की तरह खोपड़ी फोड़ देंगे। खोपड़ी फोड़ देगा मतलब मस्तिष्क में धक्का मारने का बात कर रहा है, मतलब बहुत बुरा आदमी है, समझ रहे हो। तो ये खोपड़ी जो होता नहीं, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। खोपड़ी क्या है? एक हड्डियों का बॉक्स है। बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। मान लो ये हमारा खोपड़ी है, क्या है? खोपड़ी है। और इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी बेटा एक तरल पदार्थ है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक तरल पदार्थ है। ठीक है, और इसके अंदर प्यारा सा मस्तिष्क होता है, जो तरल पदार्थ भरा होता है, जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मान लो यहाँ पर कोई चोट मारा, तो ये क्या करता नहीं, ये जो तरल पदार्थ है लिक्विड टाइप का, वो क्या शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ताकि यहां झटका ना लगे। यहां धक्का लगेगा तो भैया दुनिया फिर जाएगा, तो यहां धक्का नहीं लगना चाहिए ना, इस वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बेटा ये कांच है, क्या है? कांच। कांच, और ये है हवा। हवा आए जाए कांच। जो प्रकाश इधर आएगी और ऐसे ट्विंग करके मुड़ जाएगी। क्यों? जब भी प्रकाश, हवा होगी आपका कौन सा माध्यम बेटा? विरल माध्यम। ठीक है, क्योंकि इसमें हवा प्रकाश तेज गति से जाएगी, कांच में थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसलिए बेटा आपका सघन माध्यम हो जाएगा, है ना। ये सारा चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो अभिलंब की थोड़ा मुड़ जाती है। तो याद रखना, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो प्रकाश की किरण थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी अभिलंब के निकट आ जाएगा। क्लियर है? अभिलंब से दूर नहीं जाएगा। हाँ, इसका उल्टा अगर बोलता कि विरल सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? और ये आप लोगों के लिए मैं HW दे रहा हूं। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी में लिख दे रहा हूं 50 सेंटीमीटर दिया है। मैं हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले इसको बेटा मीटर में चेंज करना, पर मीटर में चेंज करना, उसके बाद लगा देना P इज इक्वल टू, क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f, ये मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, बस आ जाएगा आंसर। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न समझ लो, क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है बेटा। मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस चैनल पर भी लगातार इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें और आप लोगों को पढ़ाई चलते रहे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है अगला प्रश्न, किसी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है? तो सिंपल जो भी फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, वही हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? P इक्वल टू 1/f हो जाएगा, है ना, यही होता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि F इक्वल टू 1/p हो जाएगा, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को बेटा डायोप्टर से मापते हैं। किससे? डायोप्टर से, और उसको बड़ा डी से सूचित करते हैं। होता है ना घर में हम लोग का, जब चश्मा पहनते हैं कोई, या फिर देखो मैं भी पहना हुआ हूँ, तो कुछ पावर होता है। हालांकि मेरे चश्मा का उतना पावर नहीं है कुछ हो, क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन को रोकता है। लेकिन और कोई चश्मा कोई पहनता है तो उसमें -0.25 डायोप्टर या फिर प्लस में होता है। तो माइनस वाला है समझ लो अवतल लेंस, और प्लस वाला मतलब क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, डायोप्टर मतलब क्या है? लेंस की क्षमता, पावर कितना है।
लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लोहा ऑक्सीजन कर संयोग करेगा तो वो लोहा ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, लोहा ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। किसका उपचयन हो रहा है पूछा है। देखो उपचयन किसका होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है। तो सर ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, देखो ये आपका अभिक्रिया हो रहा है, ये ऑक्सीजन जाके किस में जुट रहा है, सी में जुट रहा है, और क्या बन जा रहा है, सीओ बन जा रहा है। तो जिसमें जुटता है उसका उपचयन होता है। किसमें जुट रहा है सर, कार्बन में जुट रहा है, तो कार्बन का उपचयन होगा ना। अच्छा अगर आपसे पूछा कि अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन मतलब जिससे ऑक्सीजन हटता है, अरे हट 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 बाबा हट, तो जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका अपचयन होता है। आप कमेंट करके मुझे बताओ बेटा कि इसमें अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न हमारा जो है, दिए गए इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया, अच्छा ये चित्र मतलब यही वाला है। ठीक है, ये तो आपको करा ही देना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बताएं पहले निम्न में किस विलायन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है मैंने कहा भी था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, यानी जो बुझा हुआ चूना, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं याद रख लेना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना बेटा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका सूत्र भी पूछ सकता है, तो CaOH होल ट्वाइस, और इसका यूज हम लोग करते हैं सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए, है ना। अगला है अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग बोला है आपको। तो सिंपल सा, ये तो मैं नहीं भी बोलूंगा फिर ही बोल दोगे। पहला, पुष्पा में झुकेगा नहीं कभी, यानी क्या, सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा क्या बेटा, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है इसको, गाड़ी जो होता है आगे में हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में, जो सौर भट्टी जो सूर्य की रोशनी को भट्टी के तौर पर यूज करता है, वहां पर अवतल दर्पण लगा देता है ताकि भट्टी में बहुत एकदम गर्म हो जाए, गर्मा गर्म लावा उगलेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, अभी बताया। इसका आंसर अभी बताया, तो बताओ क्या इनका इसका आंसर और बताने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं ना बेटा, नहीं ना जरूरत है। तो आप लोग कमेंट में बोलोगे क्या, नहीं सर इतना आसान वाला कमेंट में काहे बोलेंगे सर, कुछ ऐसा दो ताकि मजा आए। चलो वो भी देंगे। देखो बुरा लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। Na2CO3 का जलीय विलयन, आपको पता है Na2CO3 क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये क्षार होता है। जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर पूछा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या होता है। चलो इसका होमवर्क आपको दे रहे हैं, बताओ कमेंट में, देखते हैं अब मजा आएगा। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। आपको पता है लाल को नीला करता है कौन, क्षार, और नीला को लाल यानी डेंजर कर दिया कौन, डेंजर सर एसिड करता है। तो नीला को लाल क्षार एसिड करता है, लेकिन यहाँ पर लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। क्षार में क्या होता है बताओ, H होता है, OH होता है, Cl माइनस के O2 माइनस, तो क्षार में OH माइनस होता है तो OH हो जाएगा। हाँ अगर बोलता कि नीला को लाल कर रहा है तो आपका H वाला हो जाता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है ना। अगला है रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त हमारा होता है ना लाल, तो किसकी उपस्थिति, रक्त में ऐसा क्या उपस्थित है बेटा कि वो लाल दिखता है। तो बेटा हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त जो होता है बेटा लाल दिखता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, यहाँ देख सकते हो, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। तो याद रखिएगा जो क्लोरोफिल सॉरी मैग्नीशियम पाया जाता है ना, ये क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल पता है ये हरे पत्तों में होता है ना। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो आपको पढ़ाया हूं मैं कि विरंजक चूर्ण जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है, क्या, जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा CaOCl2, इसी को कहते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण, और साथ में क्या, पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, पानी। क्लियर है, पानी निकल जाएगा। अच्छा इसका 2 उपयोग क्या क्या है सर, वो भी बता दो। तो इसका 2 उपयोग है, सबसे पहला उपयोग पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले नहीं अब भी, कुएं का पानी बहुत लोग पीते थे, तो उसमें कीड़ा उड़ा होता था भाई, गंदगी होता था, उसको मारने के लिए जो होता है, उसको हम लोग कीटाणु को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते थे। वस्त्र उद्योग में जो कपड़े का फैक्ट्री होता है वहां भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए समझ लो रामबाण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार का अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में सभी लोग बताओ, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ सबसे ज्यादा शेयर होना चाहिए, अगर इस वीडियो में ज्यादा शेयर और लाइक आएंगे तो इस प्रकार से वीडियो लगातार आप लोग लाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।